हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर नंबर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 6 पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, फॉर्मूला मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो स्टार्ट करते हैं बेटा एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ टाइम्स, कितना नंबर ऑफ टाइम्स an atom of that element is heavier than an atom of carbon 12. कार्बन 12 बेटा कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में कोई भी एलिमेंट का एटम कितना हैवी है, वही हमारा क्या होता है? एटॉमिक मास। कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में लेंगे, कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में कोई भी एलिमेंट का एटम कितना हैवियर है कार्बन 12 से, वो होता है हमारा एटॉमिक मास। क्लियर है? एटॉमिक मास को हम AMU से रिप्रेजेंट करते हैं, AMU एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन आजकल हम लोग बेटा यूनिफाइड मास यूज करते हैं। यूनिफाइड मास स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट होता है AMU, और आज के डेट में हम क्या यूज करते हैं? U, स्मॉल u, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मास। दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो जो वन एटॉमिक मास यूनिट होता है, वन एटॉमिक मास यूनिट, वो क्या होगा? इक्वल होगा 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। और कार्बन कौन सा? जिसका एटॉमिक मास कितना हो? 12, ठीक है। क्योंकि कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, लेकिन हम कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में लेके चल रहे सारी चीजों को। तो वन एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है बेटा? वन एटॉमिक मास यूनिट को 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में रखेंगे, और ये दोनों बराबर होता है, ठीक है। वन एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर रहेगा? कार्बन 12 का 1/12 मास, वो होता है वन एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है बेटा? अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले ग्राम एटॉमिक मास को। किसको पढ़ते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। बेटा एटॉमिक मास को, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को अगर हमने ग्राम में मेजर कर लिया ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। बस ये डिफरेंस है। जैसे अगर ऑक्सीजन है, मान लो O2 की फॉर्म में एलिमेंट्री स्टेट में रहती है, नेचर में कैसे प्रेजेंट होती है? O2 की फॉर्म में रहता है ऑक्सीजन। सिंगल O की फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट नहीं है, ये O2 की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो O2 की फॉर्म में अगर मैं इसका एटॉमिक मास यूनिट पूछती हूँ, तो बेटा इसका एटॉमिक मास यूनिट कितना है? 16। कितना? 16 AMU। लेकिन कोई आपसे पूछे इसका ग्राम एटॉमिक मास बताओ, तो हम लोग क्या लिख देंगे? 16 ग्राम। बस ये डिफरेंस है इसमें, एटॉमिक मास में और ग्राम एटॉमिक मास यूनिट में। क्लियर है बेटा? इतना क्लियर? एटॉमिक मास हो गया, ग्राम एटॉमिक मास हो गया। अब हम पढ़ते हैं एवरेज एटॉमिक मास। क्या पढ़ते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास बेटा देखो, एवरेज हम किस चीज का निकालते हैं? जब एक से ज्यादा चीजें प्रेजेंट हो ना हमारे पास, तब हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं उस चीज का। क्लियर? अब हमारे पास आपको पता है आइसोटोप की फॉर्म में रहता है एलिमेंट। आइसोटोप, आइसोटोप्स क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर रहेगा उसके पास, बट डिफरेंट मास नंबर। मतलब वो एलिमेंट तो सेम है, लेकिन उसके पास मास डिफरेंट है, डिफरेंट मास नंबर। जैसे कार्बन के आइसोटोप देखते हैं, कार्बन 612 होता है, कार्बन 613 होता है, कार्बन 614 होता है। क्लियर? ये 3 आइसोटोप्स आपके कार्बन के प्रेजेंट होते हैं नेचर में। तो जब एक से ज्यादा चीज प्रेजेंट हो ना, तो उसका एवरेज निकाला जाता है। ये हमारे नेचर में इनकी अबेंडेंस कितनी है, कितना प्रेजेंट है ये नेचर में, उस हिसाब से देखते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं आपके पास मान लो क्वेश्चन देते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास निकालते कैसे हैं, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए नेचर में वो चीज कितनी है, ठीक है। देखो बेटा, देखो एवरेज एटॉमिक मास किसका है? निकालते हैं हम कार्बन का। कार्बन के 3 आइसोटोप है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 मास है। तो देखो नेचर में जो अबंडेंस है ना, कार्बन 12 सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। 98.892% क्या होता है हमारा? कार्बन। और 1.108 13 कार्बन प्रेजेंट होता है। 2 × 10⁻⁻10 कार्बन 14 प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो अब हम इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें जो परसेंट ये गिवन है ना आपकी नेचर में रिलेटिव अबंडेंस, उसको नॉर्मल परसेंटेज में काउंट करना है।
तो निकालते भी इसका कितना आ जाएगा बेटा, देखते अब बेटा। देखो ये हमारे आइसोटॉप्स है, ये इसकी रिलेटिव अबंडेंस है परसेंटेज में, कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, और ये एटॉमिक अबंडेंस है। तो सबसे पहले हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए, एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए रिलेटिव अबंडेंस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल अबंडेंस में। किस में, रिलेटिव अबंडेंस को किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शनल में, ठीक है। फ्रैक्शनल अबंडेंस में कन्वर्ट करेंगे तो देखो कितना हो गया, 98.892 है कार्बन 12 का, तो इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो 100 आएगा, तो कितना आ जाएगा इसका, 0.98892, ठीक है। सिमिलरली 1.108 का करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 0.01108। क्लियर बेटा। अब हम लोग करते हैं 2 इंटू 10⁻⁻10 है, तो इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻12, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, एटॉमिक मास को फ्रैक्शनल अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दो। समीशन ऑफ एटॉमिक मास मल्टीप्लाई फ्रैक्शनल अबंडेंस, ठीक है। ये समीशन कर दो, इनको जोड़ दो, तो देखो इसका क्या आएगा, 12 एटॉमिक मास है, फ्रैक्शनल अबंडेंस कार्बन 12 की कितनी निकली, 12 कार्बन की, 13 कार्बन की, 14 कार्बन की, कितनी निकली बेटा, 0.98892। समीशन कर दो, प्लस कर दो, कार्बन 13 एटॉमिक मास 13 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शनल अबंडेंस कितनी है, 0.01108 प्लस बेटा कार्बन 14 का एटॉमिक मास 14 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10⁻12। बेटा एटॉमिक मास जो लिखा हुआ है इसको कंप्लीट लिखना चाहो तो कंप्लीट लिख दो, वरना आप फ्रैक्शनल में लिख दो, ठीक है बेटा। ये लिख दिया मैंने। अब इसको सोल्व करते हैं तो बेटा इसका समीशन करके 12.011 आता है यूनिफाइड मास, ठीक है। तो इसी वजह से कार्बन का ओवरऑल एवरेज हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, कार्बन 12, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12, लेकिन तीनों का मिला के वो एवरेज होता है हमारा, एक का नहीं है। और मैक्सिमम नेचर में जो प्रेजेंट होता है उसी के हिसाब से निकालते हैं हम लोग। जैसे आपके पास एग्जाम्पल लेते हैं, नियोन के आइसोटॉप होते हैं, नियोन कितना होता है, 20 एटॉमिक मास। बेटा एटॉमिक मास को इधर भी लिख सकते हो और इधर भी लिख सकते हो, लेकिन एलिमेंट जो एटॉमिक नंबर होता है वो यहीं लिखा जाएगा आपका, ठीक है, वो यहीं लिखा जाएगा, ठीक है। नियोन 20 होता है, नियोन 21 भी होता है, नियोन 22 भी होता है बेटा। अब नेचर में जो प्रेजेंट होता है सबसे ज़्यादा अमाउंट में नियोन 20 होता है। कितना होता है, फ्रैक्शनल अबंडेंस होती है इसकी 0.9051, मतलब कि 90.51% प्रेजेंट है, 90% नेचर में प्रेजेंट है। क्लियर है। और ये आपका जो नियोन 21 है 0.0027, तो 0.2% प्रेजेंट है, तो 2 पॉइंट समथिंग। और नेक्स्ट ये 0.0922, क्लियर बेटा, ये 9% प्रेजेंट है, ये 9% है, ये 0.2% प्रेजेंट आपका नियोन 21 नेचर में। ये आपका एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हो। एवरेज एटॉमिक मास के लिए कैसे निकालते हो, एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शनल अबंडेंस। फ्रैक्शनल अबंडेंस क्या होता है, जो भी आपकी रिलेटिव अबंडेंस मतलब परसेंटेज में गिवन होगी उसको 100 से डिवाइड कर देना, वो आपकी क्या आ जाएगी, फ्रैक्शनल अबंडेंस। क्लियर है। आप क्या करेंगे, मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास क्या होता है, जैसे एटॉमिक मास था ना, कार्बन 12 से कितना हैवी है कोई मोलिक्यूल, कोई एलिमेंट का एटम कितना हैवी है वो एटॉमिक मास था। तो कार्बन 12 एलिमेंट से कोई मोलिक्यूल कितना हैवी है वो उसका मोलिकुलर मास हो जाएगा, ठीक है। कार्बन 12 से कोई भी मोलिक्यूल कितना हैवी है, ठीक है, कोई मोलिक्यूल कितना हैवी है वो उसका क्या आ जाएगा, मोलिकुलर मास, बस ऐसा होता है। क्लियर। अब हम पढ़ते बेटा फॉर्मूला मास। ये तो मोलिकुलर मास है, फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या होता है बेटा आपका, और अगर आपको मोलिकुलर मास है
ऐसे ग्राम मोलिकुलर मास भी होता है, ग्राम मोलिकुलर मास। जैसे ग्राम एटॉमिक मास था, ऐसे ग्राम मोलिकुलर मास भी होता है। ठीक है, कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में उस मोलिक्यूल का कितना ग्राम प्रेजेंट है, कितना ग्राम हैवी है वो कार्बन 12 से, वो उसका ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा। जैसे ग्राम एटॉमिक मास था, सिमिलरली यहाँ ग्राम मोलिकुलर, यहाँ मोलिकुलर काउंट करेंगे, वहां हम एटम को काउंट कर रहे थे। फॉर्मूला मास होता है बेटा आपका किसके लिए काउंट किया जाता है, ये आयनिक कंपाउंड के लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए। ठीक है, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसके लिए मोलिकुलर मास, फॉर्मूला मास कैलकुलेट किया जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl इसके लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमेशा नेचर में एक साथ रहते हैं, मतलब इसको अलग अलग आयन की फॉर्म में, ये क्रिस्टल की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, अलग नहीं हो सकता, ये Na पॉजिटिव अलग होगा, Cl अलग होगा, ऐसे नहीं होता, साथ रहेंगे, ये एक साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, फॉर्मूला मास इसके लिए कैलकुलेट, वही फॉर्मूला मास और मोलिकुलर मास सेम है बेटा। इसका अगर मैं फॉर्मूला मास मान लो, अगर मैं CH4 लेती हूँ, एग्जाम्पल लेती हूँ, CH4 है, इसका मोलिकुलर मास निकालते हैं तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, और कितने हाइड्रोजन है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो टोटल मोलिकुलर मास कितना बना आपका 12 + 4 16। ठीक है, 16 ग्राम, ग्राम एटम मोलिकुलर मास हो जाएगा अगर ग्राम में लगाना हो तो ग्राम, और AMU में एटॉमिक मास मोलिकुलर मास में लगाना हो सिंपल, आप जनरली इसको ग्राम में कैलकुलेट करते हैं। आ गया। ऐसे NaCl का निकालेंगे, सोडियम का कितना होता है 23 होता है एटॉमिक मास, प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.5, 58.5, ये इसका 58.5 ग्राम NaCl का हो जाएगा। क्लियर बेटा? ठीक है, तो बेटा आज क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे और कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, और आपका इंपेरिकल फॉर्मूला वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद जो होगी हमारी, उसमें हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे चैप्टर के। ठीक है, थैंक यू बेटा।